सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो अगला चैप्टर है उसका नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले तो भाई सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? तो नेचर में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच की कैटेगरी में आते हैं। मतलब उनमें कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब करंट फ्लो हो भी सकता है, और जो नॉन कंडक्टर्स हैं जिनको इंसुलेटर्स बोला जाता है। नॉन कंडक्टर्स मतलब जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, जैसे वुड, प्लास्टिक, ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स का मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी भी होंगी और इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी भी होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर, क्योंकि उनमें हाफ प्रॉपर्टी कंडक्टर वाली है और हाफ प्रॉपर्टी इंसुलेटर वाली है, इसलिए उसका नाम क्या रखा? सेमीकंडक्टर रखा। कौन कौन से मटेरियल इस कैटेगरी में आते हैं? तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और इनकी खास बात यह है कि एक प्रॉपर वोल्टेज या प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, और किसी और टेम्परेचर या वोल्टेज के ऊपर ये इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इनके अंदर होंगी। कौन कौन सी? कंडक्टर और इंसुलेटर वाली। कंडक्टर्स आप जानते ही हो, जितनी भी मेटल्स है वो कंडक्टर होती हैं, उनमें हमेशा करंट फ्लो होता रहता है। अगर आप किसी भी बैटरी या वोल्टेज सोर्स से उनको कनेक्ट करोगे तो हमेशा करंट फ्लो होगा। और जो इंसुलेटर्स हैं उनको आप किसी भी बैटरी या वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दो, उसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या है? करंट फ्लो नहीं होने देना। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? हमेशा करंट फ्लो होने देना जब भी उसको बैटरी या वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी अलग खास बात है, वो करंट फ्लो होने दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से कितना वोल्टेज उनके अक्रॉस लगाया गया है और कितने टेम्परेचर पे उनको रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को रखा जाता है तो वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा? इंसुलेटर। उसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। कितने टेम्परेचर पे? 0 केल्विन टेम्परेचर पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे एक सेमीकंडक्टर मटेरियल एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, इंसुलेटर की तरह वो काम कर रहा होगा। ठीक है जी। दिखने में कुछ इस टाइप के होते हैं, ये सिलिकॉन इस टाइप का सा होता है, जर्मेनियम इस टाइप का सा होता है। तो ये कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के एग्जांपल है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन यूज करते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो, नेचर में सबसे ज्यादा जो अवेलेबल है वो है सिलिकॉन। अच्छा, कार्बन भी काफी सारा अवेलेबल है लेकिन इसको हम यूज नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की खास बात ये होती है कि उनमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो सेकंड ऑर्बिट होगा और उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट होगा जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जर्मेनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट होगा जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना ही उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भी कौन से वाले एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। किसमें सबसे ज्यादा दूर होगा? जर्मेनियम के अंदर। जैसे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इस तरीके से फिल होते हैं, 1s2 2s2 2p2। ये तो कार्बन की बात हो गई। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो उसमें ये इस तरीके से फिल होंगे। सिलिकॉन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया? थर्ड ऑर्बिट हो गया इसमें। और जर्मेनियम के अंदर किस तरीके से फिल होंगे? जर्मेनियम के अंदर होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और उसके बाद में आएगा 4s2 4p2। ये आया समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस हमने लिखा है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अब आप इजीली देख के ये बता सकते हो कि जो कार्बन है उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? सेकंड ऑर्बिट है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब कहां तक इलेक्ट्रॉन है? सेकंड ऑर्बिट तक है, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ। ठीक है। सिलिकॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा? थर्ड ऑर्बिट होगा। और जर्मेनियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा? फोर्थ ऑर्बिट होगा। ये चीज समझ में आई क्या? अब कौन से वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे इजी होगा? फोर्थ ऑर्बिट से। सबसे दूर जो होगा ना न्यूक्लियस से, जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही उसको कम एनर्जी देकर निकाला जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। और अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से फ्री हो जाएगा तो जो मटेरियल है वो एज ए कंडक्टर काम कर पाएगा, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाएगा।
है ना। ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाएंगे और इजीली वो मटेरियल कंडक्टर की तरह बिहेव कर पाएगा। कंडक्टर मतलब वो वाले मटेरियल जिनमें चार्ज या करंट फ्लो हो सकता है। तो हमने ये देखा कि जर्मेनियम सबसे बेस्ट एक तरह से सेमीकंडक्टर मटेरियल हुआ जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है और इसको एज ए कंडक्टर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर पे यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये सारे के सारे किसकी तरह काम करेंगे, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करेंगे, इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से क्या होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री होना स्टार्ट हो जाएंगे और फ्री होंगे तो जो मटेरियल है वो एक कंडक्टर की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तो कौन है, जर्मेनियम। लेकिन नेचर में ये कम अवेलेबल है, जर्मेनियम उतना अवेलेबल नहीं है नेचर में, तो इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। कम है तो भाई इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी तो हम जो डिवाइसेस वगैरह बनाएंगे इससे वो भी कॉस्टली होंगे, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। फिर सिलिकॉन नेचर के अंदर बहुत सारा अवेलेबल है ना, इसी को हम यूज करेंगे। कार्बन को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत सारा अवेलेबल तो है, लेकिन इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, सेकंड ऑर्बिट, और सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये ज्यादा वोल्टेज पे काम करने वाले डिवाइस बनेंगे इससे, मतलब ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा खर्च होगी उसमें, तो ये अच्छा नहीं है अपने लिए। तो अपने लिए बेस्ट कौन सा हुआ, सिलिकॉन हुआ। तो सिलिकॉन को हम यूज करते हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं मोस्टली उनको सिलिकॉन से ही बनाया जाता है। ठीक है, बाकी सेमीकंडक्टर मटेरियल की मेन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई क्या, ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर या टेम्परेचर के ऊपर कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहे होंगे। ठीक है, ये इनकी खास बात है। ठीक, फिर एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। ये हम यूज करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के बिहेवियर को समझने के लिए, या कोई भी मटेरियल होता है ना नेचर के अंदर, 3 कैटेगरीज में हम मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इन तीनों का जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए कि ये किस तरीके से काम करेंगे, तो इसके लिए हम एक थ्योरी यूज करेंगे। उस थ्योरी का नाम क्या है, एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, अब ये एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है इसको ध्यान से समझना आप। यहां पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए। एक्स एक्सिस के ऊपर हम इंटर एटॉमिक स्पेस ले रहे हैं। इंटर एटॉमिक स्पेस का मतलब है एटम्स के बीच का स्पेस कितना है, वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या स्पेस। ठीक है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब है एटम्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, और वाई एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं हम लोग एनर्जी को। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने किसको लिया है, एनर्जी को, एक्स एक्सिस पे हम किसको ले रहे हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लो आपने कोई भी सिलिकॉन या जर्मेनियम का पीस लिया है ना, कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक पीस लेंगे। मान लो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया आपने, अब इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स होंगे। मान लो इसके अंदर n नंबर ऑफ एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, n नंबर ऑफ एटम्स है, जो कि अगर ये सॉलिड है, भाई सेमीकंडक्टर मटेरियल सॉलिड ही होते हैं, तो उनमें एटम्स काफी क्लोज होते हैं, काफी पास पास होंगे। लेकिन जो वो पास पास आ रहे होंगे तो उनमें जो अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उन ऑर्बिट्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं या उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल एनर्जी है वो इन एटम्स के बिल्कुल पास पास आने की वजह से अफेक्ट होगी। क्यों होगी वो समझाता हूं। देखो, मान लो कि ये 2 एटम्स हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये काफी दूर दूर हैं। अब इस एटम के अंदर भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इस एटम के अंदर भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो 2 टाइप की एनर्जी से मिलकर बनती है। कौन कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है एक तो उसके पास, और दूसरी एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के पास में ऑर्बिट के अंदर 2 टाइप की एनर्जी होती है। कौन कौन सी, एक तो काइनेटिक एनर्जी जो उसकी स्पीड की वजह से होती है, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा चारों तरफ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, इसलिए उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी बनती है। ठीक है, तो 2 टाइप की एनर्जी होगी उसके पास, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोली जाएगी। अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे मैं सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने सिलिकॉन लिया है, सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हुआ, थर्ड ऑर्बिट हुआ। यहाँ पे मैं उसको, ये जो अलग अलग ऑर्बिट्स के एनर्जी लेवल्स हैं उनको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। ये मान लो कि जो फर्स्ट ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट है उसका एनर्जी लेवल है 2 इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट के अंदर है
उनकी एनर्जी इतनी है। फिर जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाती है, ये आपको पता है, ये हमने एटम वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये 1s2 जो फर्स्ट ऑर्बिट का एस सब ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। फिर ये आ गया 2s2 यानी कि सेकंड ऑर्बिट का एस सब ऑर्बिट है उसमें एनर्जी इतनी होगी। फिर ये आ गया 2p6 मतलब ये जो सेकंड ऑर्बिट का p सब ऑर्बिट है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब की एनर्जी इतनी होगी, ठीक है। फिर आएगा 3s2 और 3p2, ये जो थर्ड ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट है उसकी एनर्जी इतनी होगी और जो p सब ऑर्बिट है उसकी एनर्जी इतनी होगी। तो ये अलग अलग जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। जब तक एटम्स दूर दूर होंगे तो इजीली हम ये बता पाएंगे कि अगर थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है एस सब ऑर्बिट का तो उसकी एनर्जी इतनी होगी और पी सब ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। लेकिन अगर एटम्स पास पास आएंगे तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी उससे अफेक्ट होती है। रीजन, क्योंकि जितना ये एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे के पास आ रहे होंगे और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है कि चार्जेस किस तरीके से इसके चारों तरफ रखे गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। पहले तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा था, एटम पास आएंगे तो उनके न्यूक्लियस भी पास आएंगे तो उससे क्या होगा, दोनों जो एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी इसकी वजह से क्या होगी, अफेक्ट होगी और उसकी वजह से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है वो भी यहाँ पे चेंज होता जाएगा। अब ये जो आपने एक पीस लिया है सिलिकॉन का जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं और n नंबर ऑफ एटम्स के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक जो एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो दो तो ये हो गए s सब ऑर्बिट के और दो हो गए p सब ऑर्बिट के, 4 हैं। एक एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो n एटम्स के अंदर कितने होंगे, 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उनकी जो एनर्जी है वो सबकी थोड़ी थोड़ी चेंज होगी जब एटम्स पास पास आएंगे। जब तक ये दूर दूर हैं तब तक कोई परेशानी नहीं है। मान लो कि पहले इनके बीच में एटम्स के बीच का डिस्टेंस है काफी ज्यादा, इसको मैं डिस्टेंस को मैं सपोज करो a बोल देता हूं, a डिस्टेंस है जो कि काफी ज्यादा है। फिर जैसे जैसे ये एटम पास आएंगे ये डिस्टेंस कम होती जाएगी। तो एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को, इसको हम कम होते हुए दिखाएंगे। तो जैसे जैसे एटम्स पास आएंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो इनके एनर्जी लेवल अफेक्ट नहीं होते हैं। एनर्जी लेवल कौन से अफेक्ट होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले, क्योंकि अंदर वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इतना एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा पास कौन से आएंगे, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, ये सबसे ज्यादा पास आएंगे एक दूसरे के, तो उनकी एनर्जी अफेक्ट होगी ना। इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल है उन्हीं को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। जो इनर ऑर्बिट्स है उनकी एनर्जी अफेक्ट नहीं होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम रहेगी, तो इसको छोड़ दो। बस ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इस पे फोकस करना है हमको। हमने एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम करना चालू किया, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, हम किसी बी डिस्टेंस तक पहुंचे। बी डिस्टेंस तक हमने देखा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी फिक्स है, लेकिन जैसे इस डिस्टेंस से आप और ज्यादा करीब लेके आओगे एटम्स को तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो कम ज्यादा होने लग जाएगी। तो ये जो एक लेवल है ये कई लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कई लेवल्स में डिवाइड होने का मतलब क्या है, जैसे किसी एक एटम के अंदर एस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो किसी दूसरे एटम में जो एस सब ऑर्बिट होगा, थर्ड ऑर्बिट का जो एस सब ऑर्बिट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, और किसी दूसरे एटम के अंदर उसी थर्ड ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एटम्स पास आ रहे हैं। इसकी वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अफेक्ट होना चालू हो गए, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम ज्यादा होनी चालू हो गई। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई। तो जो एक ही लेवल था ना उसको मैंने कई लेवल्स में डिवाइड करके दिखाया यहाँ पे कि एनर्जी इतनी भी हो सकती है, किसी इलेक्ट्रॉन की इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, मतलब ये नहीं रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी। और यहाँ पे जो पी सब ऑर्बिट में जो दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं अलग अलग एटम्स के अंदर, उनकी एनर्जी भी अब इतनी नहीं रहेगी, उससे थोड़ी ऊपर या नीचे हो जाएगी, मतलब थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी वैल्यू चेंज होगी, कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। फिर हम एटम्स को अगर और ज्यादा पास लेके आते हैं, मान लो हम लेके आ रहे हैं किसी सी डिस्टेंस के ऊपर, तो अब क्या होगा,
ये जो एनर्जी लेवल्स है ये और ज्यादा स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो जाएगी, है ना, ऐसे इस वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा वेरी कर रही है, किसी इलेक्ट्रॉन की तो इतनी बढ़ गई, किसी की इतनी कम हो गई, और इस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी भी इस तरीके से वेरी कर रही है, तो ये भी यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। तो ये देखो यहाँ पे ये आपस में मिक्स हो गए एक तरह से। इसमें हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट का है। हो सकता है कि एस सब ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन हो, उसकी एनर्जी इतनी हो जाए, और पी सब ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन हो, उसकी एनर्जी इतनी हो जाए। तो हम ये जो एनर्जी लेवल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, अलग अलग बहुत छोटे छोटे, ये 2 लेवल थे, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में यहाँ पे स्प्लिट हो गए, एक तरह से डिवाइड हो गए। इसको ऐसे बोलते हैं कि ये एक ही एनर्जी लेवल कई लेवल्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज हो रही है। फिर अगर आप और डिस्टेंस को कम करोगे, मान लो सॉलिड के अंदर किसी डी डिस्टेंस के ऊपर एटम्स रहते हैं, ये जो सॉलिड है इसके अंदर जो एटम्स हैं मान लो इतना पास पास है वो, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लो वो कितना है, डी के बराबर है। तो उस डी डिस्टेंस के ऊपर क्या होगा, ये जो एनर्जी लेवल्स है ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा, ऐसे 2 ग्रुप बन गए, ठीक है। अब ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनका हम एक अलग अलग नाम रखेंगे। ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये वो वाले ग्रुप्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इनकी एनर्जी कम रहेगी, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाय चांस एनर्जी मिल जाती है एक्सटर्नली, एनर्जी मिलने के बाद में एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा एक तरह से। तो पहले जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तब तक उसकी जो एनर्जी है वो इस रेंज में रहेगी, यहां से लेके यहां तक कुछ हो सकती है, लेकिन जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ने से वो इस ग्रुप के अंदर चला जाएगा। तो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनका एक अलग अलग नाम रखेंगे हम लोग। जो नीचे वाला ग्रुप है इसका नाम होता है वैलेंसी बैंड, और ये वाला जो ग्रुप है इसका नाम होता है कंडक्शन बैंड। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये नीचे वाला जो लेवल मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स दिखा रखे हैं बहुत सारे, ये ग्रुप बन गया, और इसको हम बोलेंगे वैलेंसी बैंड। क्या बोलेंगे इसको, वैलेंसी बैंड। और जो ऊपर वाला ग्रुप है, जो ऊपर वाला ग्रुप है उसमें मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंसी बैंड का मतलब है वो वाले इलेक्ट्रॉन जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक वो एटम से फ्री नहीं हुए हैं, तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, तो वो इस रेंज में होगी कुछ, ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया वैलेंसी बैंड। और अगर एनर्जी मिल जाती है किसी इलेक्ट्रॉन को तो वो फ्री हो जाएगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हमेशा ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी। तो कितनी ज्यादा होगी, तो ये गैप दिखा रखा है इनके बीच में कि इतनी ज्यादा होगी, तो ये इस रेंज में कुछ आएगा। तो इस ग्रुप को हमने एक अलग नाम दे दिया, इसको हमने क्या बोला, कंडक्शन बैंड बोल दिया। अब मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा डायग्राम में, ये इस तरीके से हम डायग्राम बना के बताते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पे हम एक गैप दिखा रहे हैं, और ये जो गैप है, ये जो आपको एक डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है दोनों जो एनर्जी ग्रुप्स हैं उनके बीच में, इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, ईजी। ईजी का मतलब क्या है यहाँ पे, एनर्जी गैप, ठीक है। आया समझ में? कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है और उसमें एटम्स पास पास आते हैं, तो उन एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अफेक्ट होती है उससे, और उससे क्या होगा, उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत चेंज होती जाएगी, और चेंज होने से जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कई लेवल्स में पहले तो स्प्लिट हो जाएंगे, फिर 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, और 2 ग्रुप बनेंगे कब, जब वो सॉलिड के अंदर ये पास पास आ चुके होंगे, एटम एक दूसरे के पास पास आ चुके हैं, सॉलिड का फॉर्मेशन हो चुका है। देखो गैस के अंदर तो एटम्स काफी दूर होते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़ा पास आते हैं और सॉलिड में और ज्यादा पास आते हैं। तो जब वो इतना पास पास आ चुके होंगे, किसी डी डिस्टेंस पे आ चुके होंगे सॉलिड के अंदर एटम्स, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी लेवल्स है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, और उनको बोला जाता है वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। और इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी एनर्जी लेवल नहीं होगा, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो इतनी होगी, या फिर अगर उसको एनर्जी मिल रही है कहीं बाहर से तो वो सीधी इस ग्रुप के अंदर कोई एनर्जी लेवल के बराबर होगी, बीच में नहीं हो सकती यहाँ पे, मतलब यहां से सीधा यहाँ पे जंप होगा। ये एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसका नाम क्या रखा हमने, एनर्जी गैप रखा हुआ है। अब जो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, जैसे सॉलिड के अंदर 3 टाइप के मटेरियल आते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो इन तीनों के अंदर ये जो एनर्जी गैप है ये अलग अलग होगा। किसी मटेरियल में ये बहुत कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में होगा ही नहीं। उसके अकॉर्डिंग हम उन मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब
हम ये कैसे कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर होगा, कौन सा सेमीकंडक्टर होगा और कौन सा इंसुलेटर होगा? तो वो इस एनर्जी बैंड गैप से डिसाइड होगा। ये जो एनर्जी गैप है इससे वो चीज डिसाइड होगी कि जो मटेरियल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा। अब जो एनर्जी गैप है वो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें या कंडक्टर्स की बात करें, तो मेटल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर क्या होगा, जो वैलेंसी बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे देखो, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा वैलेंसी बैंड है, और यहां से लेके यहां तक ये हो गया कंडक्शन बैंड, और दोनों इस रीजन में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। समझ में आया क्या? ये तो है मान लो कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंसी बैंड, और दोनों ओवरलैप कर गए। तो जो ओवरलैप वाला रीजन है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसका मतलब वैलेंसी बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्शन बैंड में भी काउंट होगा, क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है मान लो वैलेंसी बैंड में, तो वो किस में काउंट होगा, कंडक्शन बैंड में भी काउंट होगा। और अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब वो मटेरियल एज ए कंडक्टर बिहेव कर पाएगा। भी फ्री इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी मटेरियल में अवेलेबल होते हैं तो वो क्या कर सकता है, कंडक्शन कर सकता है, उसमें चार्ज या करंट फ्लो हो सकता है। तो कंडक्टर्स की खास बात ये होती है, या मेटल्स की खास बात ये होती है कि इसमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। इसलिए जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में भी काउंट होते हैं। जिसका मतलब ये है कि हमेशा उन मटेरियल्स के अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। किसी भी टेम्परेचर पे आप देखो, कंडक्टर्स के अंदर या मेटल्स के अंदर हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तभी वो मटेरियल कंडक्टर की तरह काम कर पाएगा। अब वैलेंसी बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है ही यहाँ पे, लेकिन वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर गए। इसका मतलब इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वैलेंसी बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। एनर्जी गैप है ही नहीं ना, एनर्जी लेने की जरूरत ही नहीं है उसको, इजीली वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और इसलिए वो इजीली कंडक्शन कर पाएगा। तो जो मेटल्स है उनके अंदर एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, जीरो। ये याद रखना आपको। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेटल्स हैं या जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर एनर्जी बैंड गैप कितना होगा। तो ये एनर्जी बैंड गैप कितना होगा बताओ, जीरो होगा। सेकंड जो कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये जो एनर्जी बैंड गैप है ये हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो उसके लिए जो एनर्जी बैंड गैप है ये बराबर होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। और अगर जर्मेनियम की बात की जाए तो ये एनर्जी बैंड गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो देखो ये दोनों ही वैल्यूज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी बैंड गैप होता तो है, लेकिन वो काफी कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम कम रहेगा। और इसकी वजह से वैलेंसी बैंड में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली एनर्जी एब्जॉर्ब करके एनर्जी लेके कौन से बैंड में जा सकता है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड में जा सकता है। इस तरीके से वो वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं अगर उनमें थोड़ी भी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है तो वो इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इसकी वजह से वो एज ए कंडक्टर काम कर पाते हैं। कोई भी मटेरियल तभी कंडक्टर की तरह काम कर पाएगा जब उसके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अभी ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, उनको एनर्जी मिलेगी तब वो फ्री होंगे, और कौन से बैंड में काउंट होंगे, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो कंडक्टर की तरह काम कर पाएगा, ठीक है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है इंसुलेटर। अब इनके अंदर ये जो गैप है ये काफी ज्यादा होता है। ये जो एनर्जी बैंड गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। और ये इतना ज्यादा होगा कि कभी भी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा। जैसे वुड है, लकड़ी है, लकड़ी को आप या लकड़ी की कोई भी एक पीस को आप किसी भी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दो और कितना भी वोल्टेज उसके अक्रॉस लगा दो, कभी भी उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे, क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी बैंड गैप आ गया। और ये एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएंगे, कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे, तो जो मटेरियल है वो कभी भी कंडक्शन कर नहीं पाएगा। तो जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गई, इनके अंदर इसीलिए करंट फ्लो नहीं होता, इसीलिए इंसुलेटर की तरह काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये बात समझ में आई क्या। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। जो एनर्जी बैंड थ्योरी मैंने अभी आपको बताई थी वो आपको नहीं पूछी जाती एग्जाम में, आपको उसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एनर्जी बैंड थ्योरी यूज करके ये बताओ कि
कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये तीन डिफरेंट टाइप के मटेरियल अलग अलग क्यों हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? तो इनमें डिफरेंस क्या बताओगे कि ये तीनों इसलिए डिफरेंट है क्योंकि तीनों में एनर्जी बैंड गैप अलग अलग है। वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है वो क्या है, तीनों में अलग अलग है। जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर एनर्जी बैंड गैप 0 होता है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। ये दोनों वैल्यूज आपको याद भी करनी है। सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए कितना है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये याद कर लेना। और जो इंसुलेटर्स हैं उनके अंदर एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ये किसकी तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से एनर्जी एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, ये गैप काफी ज्यादा है इस वजह से। तो ये हमेशा मतलब इंसुलेटर की तरह काम करेगा, मतलब इसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो ये है एनर्जी बैंड थ्योरी। ये डायग्राम भी पूछे जा सकते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम बताओ, किसके लिए, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये वाले डायग्राम बना के एनर्जी बैंड गैप आपको लिखना है उसके नीचे कि इसमें एनर्जी बैंड गैप 0 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। बस इतना सा बनाना है, बना सकते हैं, इजी है एकदम। ठीक है।